बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 का सबसे पहला टॉपिक देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सेल को। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की जो सबसे बुनियादी इकाई है स्ट्रक्चर के हवाले से और फंक्शन के हवाले से, हम उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जस्ट एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द हाउस, सच एज सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से कोई भी जो घर होता है, ठीक है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बेसिक कंपोनेंट्स है, वो ईंटें होती हैं। इसी तरह अगर कोई भी जानदार है तो उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो क्या है? सेल्स हैं। Cells are very complex and carry out all essential function to keep living things alive and functioning। सेल जो है ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं और ये वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो किसी भी जानदार को ज़िंदा रखने और उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। मोस्ट ऑफ सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। कुछ सेल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बट सम ऑफ सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। लेकिन कुछ सेल्स का साइज इतना बड़ा है कि आप उसको अपनी आंख से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है फोस्ट्रिच, आपके पास जो शुतुरमुर्ग है उसका अंडा, वो एक सेल है। इसी तरह एक ग्रीन अल्जा होता है, उसका नाम है एसिटाबुलेरिया। ये एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है, इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। यूनिसेलुलर जियांट अमीबा, जियांट से मुराद है इसका साइज बहुत बड़ा है। ये आपके पास एक अमीबा होता है जो सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है, इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, इसको आप अपनी आंख से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। जो सबसे सेल का बुनियादी स्ट्रक्चर था उसको एक इंग्लिश साइंसदान रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। इन 1965 यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप ही एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड डिस्कवर्ड टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट ही कॉल्ड एज सेल्स। 1965 में उसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया और मायना किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का। अब आपके लिए दो नई चीज़ें। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये सिर्फ एक लेंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या है? थिन स्लाइस से मुराद है पतली सी तय। कॉर्क कहते हैं नरम लचकदार मादे को, ठीक है, जो एक दरख्त की छाल से ऑब्टेन किया जाता है, जिसका नाम है कॉर्क। तो पूरा सेंटेंस किस तरह से बनेगा इसको दोबारा पढ़ते हैं। 1965 में रॉबर्ट हुक ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया और एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का मायना किया। इसका मायना करने के बाद उसने छोटे छोटे बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। ही कुड नॉट स्टडी डिटेल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। लेकिन वो सेल के जो अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिटेल सही तरह से स्टडी नहीं कर पाया। इन 19th सेंचुरी क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इम्प्रूव। 19वीं सदी में जो माइक्रोस्कोप की क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हो गई। इन 1831 स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन वाइल स्टडिंग प्लांट सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व न्यूक्लियस। 1831 में स्कॉटलैंड का एक साइंसदान था जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। जब वो प्लांट सेल की स्टडी कर रहा था माइक्रोस्कोप के अंडर, तो उसने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल के बिल्कुल दरमियान में एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये सेल का हार्ट भी है, सेल का ये ब्रेन भी है। आफ्टर डैट मैनी ऑर्गेनेलिस वर डिस्कवर्ड इन कमिंग ईयर। इसके बाद आने वाले सालों में बहुत सारी और ऑर्गेनेलिस भी डिस्कवर होगी। अब ये ऑर्गेनेलिस क्या है? ये सेल के अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ खास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन देखेंगे, जिसमें आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिस आएंगी। इसके बाद हमारे पास सेल की मेन दो टाइप्स होती हैं। एक सेल होता है प्रोकैरियोट टाइप और दूसरा होता है यूकैरियोट टाइप। सबसे पहले प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? प्रो जो है ये ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बिफोर। कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे जानदार या ऐसे सेल जो बिफोर न्यूक्लियस है, जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है यूकैरियोट। यू का मतलब है ट्रू और कैरियोन का मतलब फिर वही न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे जानदार जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिनमें डेफिनेट प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको हम यूकैरियोट कहते हैं। सिंपल जुबान में आप ये समझ लो, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, बस। दे आर सिंपल। प्रोकैरियोट जो सेल है बिल्कुल सिंपल है। यूकैरियोटिक सेल्स आर कम्प्लेक्स, ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले नहीं होती। अब सबसे पहले मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले क्या है? ऑर्गेनेले मैंने आपको बताया सेल के अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इस ऑर्गेनेले के इर्द गिर्द कुछ खास मेम्ब्रेन होगी तो उसको मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले कहेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट के पास ऐसी ऑर्गेनेले नहीं होती जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। बट यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले होती है, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये एटीपी बनाने का काम करता है और ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है।
इसके बाद हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन है। सबसे पहले प्लांट सेल को देखते हैं। प्लांट सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेन है, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल को कवर करती है, ठीक है। इसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है और ये बिल्कुल सेंटर में होता है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है एक साइड पर चला जाता है, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होगा। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने का काम करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, गोल्जी एपैरेटस है, ये पैकिंग का काम करता है, ठीक है। इसको हम 1 बाय 1 आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद जो आपके पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए मटेरियल और प्रोटीन होती है, ठीक है। उनको हम कलेक्टिवली क्रोमाटिन कहते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर ही एक डार्क स्पॉट होता है, उसका नाम है न्यूक्लियोलस। यहाँ पर राइबोसोम्स वगैरह बनते हैं। इसके बाद आपके पास एक नेटवर्क ऑफ चैनल होता है, ठीक है, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। स्मूथ के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, रफ के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। इसको भी हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें एक लिक्विड मास में प्रेजेंट है, उसका नाम है साइटोप्लाज्म। ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है जिसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट है। इसके बाद आपके पास है न्यूक्लियर इन्वेलप। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके बाद गोल्जी वेसिकल्स हैं, ये गोल्जी एपैरेटस से निकलते हैं। इसके बाद प्लांट की सेल वॉल के अंदर कुछ खास पोर्स भी होते हैं, उन पोर्स का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये था हमारे पास प्लांट सेल का डिटेल स्ट्रक्चर। इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इसको हम इंशाल्लाह आगे जाके 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसके बाद है एनिमल सेल। सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। प्लांट सेल के इर्द गिर्द एक आउटर मोस्ट बाउंड्री थी, उसका नाम है सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट ही सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद प्लांट सेल में जो वैक्यूल था वो बिल्कुल दरमियान में था, उसका साइज बहुत बड़ा था, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे हैं और वो साइड पे हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियस है वो साइड पे चला गया था वैक्यूल की वजह से, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है लेकिन ये बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद प्लांट सेल में लाइजोसोम जैसी कोई भी ऑर्गेनेली हमने नहीं पढ़ी, लेकिन एनिमल सेल में ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है लाइजोसोम, ये देखिए आपको दिख रही है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये डाइजेशन में रोल प्ले करती है। इसके बाद हम एनिमल सेल को फर्दर देखते हैं। इसके बाद एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सेम टू सेम प्लांट की तरह, ये एटीपी का काम करता है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटन का पार्ट है। साइटोस्केलेटन में 3 चीज़ें हैं, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है, एक माइक्रोट्यूब्यूल है और तीसरा माइक्रोफिलामेंट है। इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद ये राइबोसोम है, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ठीक है। न्यूक्लियस आ गया आपके पास, न्यूक्लियोलस आ गया जहाँ पर राइबोसोम बनते हैं, ठीक है। क्रोमाटिन मटेरियल आ गया जो क्या है डीएनए एंड प्रोटीन है। ये गोल्जी एपैरेटस वगैरह, ठीक है, ये पैकिंग का काम करता है। इसके बाद ये वैक्यूल है छोटे छोटे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ये लाइजोसोम है, ठीक है, ये माइक्रोफिलामेंट है। इसके बाद ये नई चीज़ है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल को कहते हैं। अगर 2 सेंट्रियोल आपस में मिले तो वो सेंट्रोसोम बनाते हैं। ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, किसमें रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन में। ये भी प्लांट सेल में नहीं मौजूद होता है। एक और डिफरेंस आ गया आपके पास, क्या डिफरेंस है, जो सेंट्रोसोम है ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, ये प्लांट सेल में ये भी एब्सेंट, ठीक है। इसके बाद ये एनिमल सेल का सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।